ओम नमः शिवाय। अर्गला को लेकर काफ़ी प्रश्न हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उपपद लग्न की। उपपद लग्न कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे देखते हैं और इसके क्या बारीक पहलू हैं, इन सब के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व एक छोटी सी घटना आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बहुत पुरानी बात हो गई। मैं अपने गुरुदेव के साथ बैठा था। एक सज्जन आए कुंडली मिलान के लिए, यानी वर वधू की कुंडली मिलान के लिए, और वो इस बात से परेशान थे कि केवल 13 गुण ही मिल पा रहे हैं, तो शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। गुरुदेव ने नंबर्स देखे, कुंडली देखी और उपपद लग्न बनाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप बेहिचक के शादी करिए। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में था कि आपने नंबर्स कम होने के बावजूद आपने ये रिकमेंड किया। तब उन्होंने उपलग्न, जो उपपद लग्न है, इसके बारे में समझाया। तो जब समझा तो एक बात और आप भी देखते होंगे कि कई बार पत्रिका में गुण 18 से ज़्यादा, यानी कभी 30-32 तक मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद शादी संबंध सफल नहीं हो पाते। तो इसका उत्तर, यानी अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है आपके मन में, तो इसका उत्तर आपको उपपद लग्न देगा। तो जब आप उपपद लग्न को देखना समझ जाएंगे तो तमाम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं हूं पंडित अनूप मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ज्योतिष और वास्तु के विषय पसंद करते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि अपने इस चैनल में मैं एकदम आसान शब्दों में आपको ज्योतिष और वास्तु की बात को समझा सकूं, और नियमित रूप से हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें। तो आगे के विवरण को समझने के लिए चलते हैं सिस्टम पे। वहाँ पर सबसे पहले हम ये समझ लें कि उपपद लग्न कैसे प्राप्त किया जाता है, और इसके बाद जैसा कि हमने बात किया, हम लोग इसके डिटेल्स को भी समझेंगे कि उपपद लग्न में क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं। हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पे और हमने जो सैंपल चार्ट लिया है, ये मेष लग्न की एक पत्रिका हमने ली है। और हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे अन्य भावों के पद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे द्वितीय भाव के लिए धन पद हमने प्राप्त किया था, भ्रातृ पद प्राप्त किया था। इसी प्रकार से जब हम द्वादश भाव का पद ज्ञात करते हैं तो हम इसे ही उपपद लग्न के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, मेष लग्न की पत्रिका है, तो द्वादश भाव में मीन राशि स्थित है। मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। तो गुरु को हम देखें तो यहाँ पर गुरु तृतीय भाव में है। तो यहाँ से जब हम इसको काउंट करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, यानी अपने भाव से चौथे स्थान पर गुरु हैं। तो हम यहाँ से फिर चौथा भाव आगे लेंगे, तो 1, 2, 3 और 4। तो हम यहाँ देखते हैं चौथे स्थान पर, यानी हमको ये कन्या राशि प्राप्त होती है उपपद लग्न के रूप में। तो यदि हम इस राशि को अगर हम लग्न में स्थापित कर दें तो ये हमारा उपपद लग्न बन जाएगा। जैसे देखिए हमने घुमा दिया, हमने ये घुमा दिया, तो अब कन्या राशि को जब हमने लग्न में स्थापित किया तो ये हमारा उपपद लग्न प्राप्त हो गया। तो उपपद लग्न कैसे प्राप्त करते हैं ये तो हमने समझ लिया। अब क्या है कि इसको कैसे देखते कैसे हैं। तो जैसा कि अन्य वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करते समय हम सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखते हैं। तो यहाँ पर लग्न में राशि जो है कन्या राशि है और इसका स्वामी बुध अपने ही राशि में स्थित है। तो हम जब दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं उपपद लग्न से, तो यदि लग्न उत्तम है तो इसका मतलब है कि दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, साथ जीवन साथी अच्छा मिलेगा। और दो शुभ ग्रहों के साथ बुध विद्यमान है यहाँ पर, जो राशि अधिपति हैं बुध, वो चंद्रमा और शुक्र, दो शुभ ग्रहों के साथ यहाँ पर विराजित हैं। तो इसलिए लग्न की स्थिति को हम बहुत सुदृढ़ कह के चलेंगे यहाँ पे। और इसके बाद आत्मा कारक ग्रह से इसका जो एक संबंध होता है इसको भी हम देखते हैं। तो जब हम आत्मा कारक ग्रह की बात करेंगे तो यहाँ पर मंगल आत्मा कारक है और दारा कारक ग्रह है गुरु। तो इन दोनों को भी आप ध्यान में बनाए रहें। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यदि बुध और आत्मकारक ग्रह मंगल का संबंध देंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है आपस में। अब एक तो द्वादश भाव में है आत्मकारक इस पत्रिका के हिसाब से, तो आपसी संबंधों में थोड़ी सी जो खटपट
बनी रहेगी, जैसा कि नॉर्मली ऑलमोस्ट हर घर में होता है, बस उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरा, दार कारक ग्रह की स्थिति हम देखें तो दार कारक ग्रह भी यहाँ पर दशम भाव यानी एक सशक्त केंद्र में स्थापित हैं, बैठे हुए हैं गुरु स्वयं यहाँ पे। तो इसलिए हम इस भाव को भी बहुत सुदृढ़ कहेंगे कि गुरु की स्थिति भी यहाँ पर दारा कारक भी अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिला जुला के अगर हम जैसे इवोल्यूशन करते हैं कि दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन उत्तम होगा। अच्छा, इसके बाद हम विचार करेंगे, या हम सभी को जब हम दाम्पत्य की बात करते हैं तो हमको द्वितीय भाव को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कुटुंब भाव होता है। और जब भी कोई वैवाहिक संबंध होता है तो कुटुंब में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए, पहले आप विवाह के पहले आप के माता पिता थे, आप उनको पिता और माता के नाम से एड्रेस करते थे, बुलाते थे। लेकिन जैसे ही आपका विवाह संबंध स्थापित होता है तो एक माता पिता आपके और हो जाते हैं, संबंधों में वृद्धि होती है, यानी कुटुंब में वृद्धि होती है। तो इस स्थिति में द्वितीय भाव को भी देखना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर द्वितीय भाव में तुला राशि है। हम इस पत्रिका की यदि बात करें तो यहाँ पर तुला राशि है। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र स्वयं लग्न स्वामी बुध के साथ यहाँ पर विराजित हैं। तो हम द्वितीय भाव को भी इस पत्रिका के हिसाब से बहुत अच्छा कहेंगे और अच्छा मानेंगे यहाँ पर। और एक बात ये बोलूँगा कि दृष्टियों की जब भी आप बात करें तो दृष्टियों की बात में हमेशा आप जेमिनी दृष्टि को ही ध्यान दें जब आप उपपद लग्न का अध्ययन कर रहे होते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में आपको उपपद लग्न से संबंधित लगभग सभी जानकारियाँ, जैसा कि मेरा प्रयास रहा है, आपको प्राप्त हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई प्रश्न अधूरा लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देने में हमें अति प्रसन्नता होती है।